हेलो दोस्तों, रिजॉल्व एंड इवॉल्व के नए एपिसोड में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्टॉक लेके आया हूं जो कि स्टील इंडस्ट्री में, मेटलिक इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट नेम है। इसका नाम है टाटा स्टील। ये जो मेटल वाली इंडस्ट्री है, ये एक्चुअल में एक साइकिल को फॉलो करती है, तो ये साइकिल के थ्रू मोस्टली चलते हैं। और हालांकि अभी इस टाइम पे टाटा स्टील थोड़ा सा न्यूज़ में भी बना हुआ है, मैं बताऊँगा क्यों। करंट प्राइस जो है इसका, वो अपने इस साल के मतलब लास्ट 52 वीक्स का ऑल टाइम हाई जो है उसके बहुत करीब है। अब अगर हम बात करें कि टाटा स्टील, अगर आप देखें आजकल न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि ये भी ना एक अम्ब्रेला ऑफ कंपनीज है। ये एक सिंगल कंपनी नहीं है, इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है। और इसके ऊपर एक और बड़ी चीज़ है, क्योंकि टाटा स्टील आता है टाटा सन्स के अंदर, और टाटा सन्स को हेड करते हैं या उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर एन चंद्रशेखर। और अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल के अदर वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, टाटा पावर के रिव्यू के टाइम पे भी मैंने उनके बारे में बात की थी। इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि ये अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब दे आर मोर फोकस्ड ऑन टू टाटा के जो ग्रुप्स हैं, इनको मोर प्रॉफिटेबल कंपनीज बनाए। तो उस पर इनका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और दूसरी बात, टाटा स्टील के साथ एकदम सेम दिख रही है मुझे इस टाइम पे जो टाटा स्टील फेस कर रहा है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थोड़ा टाइम पहले टाटा मोटर के साथ। मैं आपको याद दिलाऊं तो टाटा मोटर का भी अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर बिजनेस उतना बुरा नहीं था। इंडिया के अंदर टाटा मोटर वॉज डूइंग गुड, बट इंटरनेशनल स्पेशली यूरोप की मार्केट के अंदर JLR का, चाइना में JLR की सेल और इधर यूरोप की साइड JLR की सेल, और इनका जो मतलब स्पेशली चाइना और यूरोप के अंदर इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा दब गई थी। और उसकी वजह से ही कंबाइन जो इनका एनुअल रिपोर्ट बनती है, जो कंबाइन की बैलेंस शीट बनती है, उस पर इम्पैक्ट आ रहा था। एग्जैक्टली सेम कहानी टाटा स्टील के अंदर भी है। मैं इस बात को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा इनकी बैलेंस शीट। अगर आप देखें इनकी बैलेंस शीट पे, इनका ओवरऑल जो ऑपरेशन है, अगर आप देखें नंबर ऑफ प्लांट्स इंडिया के अंदर कितने 64 है ना, और आप देखें आउटसाइड इंडिया 40, तो रेशो देख लीजिए आप, कोई खास डिफरेंस नहीं है 64-40, आप समझ रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस बात से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जितना इनका बिजनेस इंडिया में है उसके इक्वल, मतलब आप समझते 60-40 का रेशो होगा, ये ग्लोबली भी प्रेजेंट है, स्पेशली इन यूके, यूरोप वाली पूरी बेल्ट में, फिर इधर ये फिलीपींस, थाईलैंड, उधर कनाडा। तो इनका मतलब पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। और अभी क्या है, जो एक स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में, स्पेशली यूरोप की इकोनॉमी में जो स्लो डाउन चल रहा है आफ्टर यूक्रेन रशिया का जो वॉर था, उसके बाद जो स्लो डाउन चल रहा है, उससे इसको भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के, सिविल इक्विपमेंट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट रहा है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि चाइना अभी स्टील एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपको एक टाटा स्टील के जो CEO अभी नरेंद्र, उनका एक इंटरव्यू दिखा जाता हूँ। इसमें उनका कहना है कि इंडिया के अंदर तो इनका बिजनेस सही चल रहा था, इंडिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं, पर जो ग्लोबली और जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसकी वजह से इनको स्लो डाउन देखना पड़ा, इनकी बिजनेस पे इससे इम्पैक्ट आया है। सेकेंड थिंग, उन्होंने ये भी बताया कि स्टील के लिए दिस ईयर 2023 वाज गुड। इन्होंने बोला डिमांड बढ़ी है 10-12% से, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी सेम हो। कि यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि चाइना से इन लोगों ने इम्पोर्ट करना शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको इनका जो मार्केट शेयर है उस पर इनको डेंट आता हुआ से दिख रहा है। और जिसकी भरपाई करने के लिए आप देखें तो मिस्टर नरेंद्र ने बोला है कि हम इसको, जो इनकी प्रोडक्शन है, उसको बाई 2030 ये 40 मिलियन टन पर एनम लेके जाना चाहते हैं। करंटली 22 मिलियन टन पर एनम है, पर इसको ये लेके जाना चाहते हैं 40 मिलियन टन पर एनम। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इन्होंने एक और किया है, टाटा स्टील में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। उससे भी होता क्या है, जब आप एक्सपेंशन करते हो बिजनेस में और पैसा डालते हो, उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है ना, आपके पास कैश फ्लो में फर्क पड़ता है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप इनका इंडिया के अंदर देखें बिजनेस, ये वायर डिवीजन के अंदर बता रहे हैं कि ये इनका ये रहा है सेल्स एंड प्रोडक्शन। अगर आप देखें ग्रेजुअली बढ़ रही है। देखिए आप FY21 में इनका प्रोडक्शन था 350 और इन्होंने सेल किया 355, थोड़ा रिजर्व से डाला होगा। लाइकवाइज इनकी सेल देखिए फिर बढ़ी है, 439 किया है, और 23 में ये 469 हुआ है। मतलब ये इनकी प्रोडक्शन और इनकी सेल कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अच्छा, ये ओनली वायर डिवीजन के लिए नहीं है, सिर्फ वायर डिवीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। वायर डिवीजन के अलावा अगर आप देखें यहाँ पर, ये है बेयरिंग का डिवीजन। अच्छा, बेयरिंग का भी क्या है ना, इनका मेन सप्लाई जो है टाटा मोटर को ये सप्लाई करते हैं, और भी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को ये बेयरिंग देते हैं। उसके अंदर भी आप देखिए सेम ट्रेंड दिखाई देता है। ये अपवर्ड ट्रेंड में आप देखें FY21 से 23 तक, ये देखिए एक अपवर्ड ट्रेंड है। कुल मिला के बताने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर इनका बिजनेस इज ग्रोइंग, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है। टाटा स्टील यूरोप के अंदर आप देखें तो आफ्टर कोविड इनका FY22 में क्या था, नेट प्रॉफिट वाज दिस ऑलमोस्ट 9,000 करोड़, पर ये घट के FY23 में
3,000 करोड़ रुपए आ गया। उसके बाद जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसके अंदर ये इम्पैक्ट दिखता है हमें। एक बात और है, जो टाटा ने इतने साल से ट्रस्ट स्टैब्लिश किया है ना, ट्रस्ट की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा डिप है, इसके बावजूद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑल्दो टाटा स्टील यूके के अंदर इतना बड़ा डिप खाने के बाद इनका टोटल जो बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने, उसमें ऑलमोस्ट 80-90% का डिप खाने के बावजूद आप देखिए 2023 के अंदर इन्होंने 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। आप देखिए बिजनेस को देखिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, और टाटा के अंदर जो लोगों का ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को देखिए। जो टोटल 9.65% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है, उसमें 3.something% का दावेदार ओनली SBI है। उसके बाद अगर आप देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उनका भी आप देखो 20.52% ये होल्डिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की। हाँ, प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखें आप, नॉमिनल इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डाउन हुई है, बट ये बिजनेस भी कैपिटल इंटेंस बिजनेस है। इनको बहुत जगह एक्सपेंशन करने होते हैं, कहीं पे बिजनेस को एक्वायर करते हैं। उसके अलावा इनका एक यूके में और प्लांट है जो बंद हो रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी एक यूनियन का कुछ प्रपोजल था जिसको इन्होंने डिनाई कर दिया है, और जिसकी वजह से शायद ये उस यूनिट को बंद कर रहे हैं, जिससे इनकी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बट मैं आपको यहाँ फिर दिखाना चाहता हूँ कि टिकट ये बोलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, एंट्री के लिए बोलते हैं दिस इज अंडर प्राइस्ड एंड दिस इज गुड टाइम फॉर एंट्री। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, इसके अलावा अगर आप देखें एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि टाटा स्टील का जो अभी प्राइस है 134, ये एक स्प्लिट के बाद यहाँ पे पहुंचा है। अगर आप देखें 2022 में इनका 10 का फेस वैल्यू था, इसको इन्होंने 1 कर दिया, तो मतलब 1:10 का यहाँ पे स्प्लिट किया इन्होंने। उसके अलावा एक चीज और बोलूंगा मैं कि हमें थोड़ा टाइम और होल्ड करने की जरूरत है इसमें। मुझे लगता है कि 24 जनवरी 2024 तक हमें इसको वेट एंड वॉच बनाना चाहिए। वैसे भी हम ये सिर्फ डिस्कशंस कर रहे हैं अपनी लर्निंग के लिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप टाटा स्टील का चार्ट देख तो आप देखिए ऐसे सेट कि ये ना एक साइकिल के अंदर रहता है ना। आप देखिए ये 2021 से है, ये है ना, यहाँ पे देखिए आप मई 2021 है ना, एक साइकिल में ये डी जोन है ना, फिर ब्रेकआउट करा तो वापस आ गया, फिर सेम साइकिल के अंदर थोड़ा नीचे गया तो ऊपर गया, एक रेंज के अंदर चल रहा है। अभी जो टाटा स्टील यहाँ पर डिप दिखा रहा है, अगर 133 132 के आसपास जो डिप दिखा रहा है, मुझे लगता है ये इसको बहुत सून 125 का जो सपोर्ट है इसको टच करेगा, हो सकता तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। पर अगेन एज आई सेड, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके, अपनी खुद की फाइंडिंग्स रिसर्च करके, अगर आपको लगता है इसमें दम है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों। तो मैं इस तरह के वीडियोस इस चैनल में लाता रहता हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इनकरेज करें। थैंक यू।